अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन शहजाद मोहसिन और आप देख रहे हैं रेख्ता फिजिक्स। इस लेक्चर में हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे इस ग्राफ की मदद से। इससे पहले इसी ग्राफ से हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी ड्राइव किया था। इसकी डिटेल जो है ये मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन इस लेक्चर को समझने के लिए मैं ये बताऊंगा कि यहाँ पर ये एक स्पीड टाइम ग्राफ है जिसके एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को लिया, वाई एक्सिस पे स्पीड को लिया, और यहाँ पर ये जो स्ट्रेट लाइन है आपको येलो कलर से नज़र आ रही है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। और इसका जो की पॉइंट है वो यही है कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन को उसी वक्त यूज़ कर सकते हैं जब इसके अंदर पैदा होने वाला एक्सेलरेशन जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा। यानी हम कह सकते हैं कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, तो तब हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हमने फाइंड क्या करना है। तो हमने इसमें फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी। एक बॉडी ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो टोटल डिस्टेंस यही होगा जो इस ग्राफ के नीचे एरिया है, ये वाला। अगर हम ये फाइंड कर लेंगे तो हम इसका टोटल डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। अब इसे पहले जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी उसमें भी हमने एरिया ही फाइंड किया था, लेकिन उसमें इन दोनों डायग्राम का जो कि एक यहाँ ट्राइंगल बन रही है और यहाँ पर जो एक रेक्टेंगल बन रही है, दोनों के एरिया को हमने ऐड किया था, तो इसका टोटल एरिया फाइंड किया था और जो कि हमने डिस्टेंस फाइंड किया था कवर्ड बाय अ बॉडी। तो यहाँ पर हम ये जो शेप बनी हुई है, पूरी शेप बनी हुई है, इसी का ही हम डायरेक्ट एरिया फाइंड करेंगे। तो यहाँ हमारे पास ये बनती है बेसिकली एक ट्रापेजियम बनती है और इसी ट्रापेजियम का हम एरिया फाइंड करेंगे। अब इसका एरिया किस तरह से फाइंड किया जाता है, अगर हम इसकी डायग्राम को मैं दोबारा ड्रा करूँ यहाँ पर, तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से बनती है। अब इस डायग्राम के अंदर दो साइड जो हैं ये पैरेलल हैं, जबकि दो साइड पैरेलल नहीं है। तो हम इसका एरिया किस तरह से फाइंड करते हैं, चलो इसको सबसे पहले लिख लेते हैं। ये है ओ ए बी एंड डी। तो एरिया फाइंड करने के लिए जो कि एरिया बनेगा ओ ए बी डी, वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2 इनटू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल साइड्स। मतलब ये है कि जो इसकी ये पैरेलल साइड्स हैं यहाँ पर, इन दोनों को सम करेंगे, जैसे कि है ओ ए प्लस बी डी, ये इसकी पैरेलल साइड डिवाइडेड बाय 2 इनटू इन दो पैरेलल साइड्स के दरमियान ये जो डिस्टेंस है ओ डी, ये वाला। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। ये पूरा जो इसका एरिया वो इस फॉर्मूले से फाइंड किया जा सकता है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो समझ लेते हैं, जैसे कि है ओ ए, ये किसके इक्वल आ रहा है, ओ ए। तो यहाँ इससे डायग्राम से देखें तो ओ ए हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी वी आई के इक्वल है, तो इधर आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी वी आई। उसके बाद आ जाता है बी डी, बी डी इक्वल है फाइनल वेलोसिटी वी एफ के, यानी इस पॉइंट बी से डी तक ये टोटल डिस्टेंस जो है ये फाइनल वेलोसिटी के इक्वल है। बाकी और भी कुछ टर्म है उसको हम बाद में समझते हैं। तो यहाँ पर ये जो 2 है इसको हम इधर भेज देंगे, तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ से आगे हमारे पास एक बनेगा 2s इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी इंटू ओ डी। अब यहाँ पर हम इस पूरी इक्वेशन को बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी। अब बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी बेसिकली किसके इक्वल आ रहा है, ये एक्सेलरेशन के इक्वल आ रहा है, यानी हम पूरी इक्वेशन को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ एक्सेलरेशन के इक्वल कैसे बनता है, इससे पहले हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो बी सी है वो ए टी के इक्वल होता है। तो यहाँ बी सी की जगह पर हम लिख देते हैं ए टी, और ओ डी किसके इक्वल है, यहाँ पर टाइम के इक्वल है, तो ओ डी की जगह पर आ जाएगा टाइम। तो यहाँ से हमारे पास ये टाइम इस टाइम के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचेगा एक्सेलरेशन। तो मतलब ये हुआ कि हम इसको एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2s इंटू बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी इज इक्वल टू यहाँ पर ओ ए प्लस बी डी इंटू ओ डी इंटू बी सी बाय ओ डी। तो यहाँ से आगे हम देखें तो यहाँ ओ डी जो है इस ओ डी के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचेगा
यहाँ पर इस पूरी टर्म की जगह मैं डायरेक्ट a लिख देता हूँ, क्योंकि अभी हमें देखा कि ये पूरी टर्म a की इक्वल होती है। तो ये आएगा 2as इज इक्वल टू, अब OA किसके इक्वल है? OA हमने देखा इनिशियल वेलोसिटी VI के इक्वल है, तो इसको हमने कह दिया VI, जबकि BD हमारे पास फाइनल वेलोसिटी VF के इक्वल है। और यहाँ पर बचेगा बाकी BC। तो यहाँ मैं BC नहीं लिखता, BC की जगह पर हम एक और टर्म लिखूंगा। क्या लिखूंगा अभी, अब वो देख लेते हैं। हमने यहाँ से जाना कि जो हमारे पास से BC है ये इक्वल है AT के, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से AT इक्वल होता है VF माइनस VI के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो BC है डायरेक्ट वो VF माइनस VI के इक्वल है। तो इस BC की जगह पर मैं लिखूंगा VF माइनस VI। तो यहाँ पर आएगा VF माइनस VI। इसको थोड़ी तरतीब से लिख लेते हैं। 2AS इज इक्वल टू VF प्लस VI। ये टर्म क्योंकि प्लस हो रही है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने VF को पहले लिखा और VI को बाद में लिखा, और ये है VF माइनस VI। यहाँ से एक फॉर्मूला को रिकॉल करें जो आपने पढ़ा था छोटी क्लासेस में, A प्लस B इंटू A माइनस B। तो ये किसके इक्वल आता है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, 2AS इज इक्वल टू ये टर्म VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो हमने एक्सप्रेशन ड्राइव किया है यही है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमने इस ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व किया है।